चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 और हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर क्या करना है, हमको यहाँ पे इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन का रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें फैक्टर एनालिसिस भी करना है, मतलब फैक्टर कैसे होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी देखना है। मतलब कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे देखना है। तो नॉर्मली हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनॉमियल्स के अंदर जो इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कैसी जाती है वो समझ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है उसको ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करो। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि 2 पावर है x का, वो आपका सॉल्यूशन है, मतलब कि ax² + bx + c है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 जीरोस मिल रहे, क्योंकि पावर उसका 2 है तो यहाँ पे जीरोस भी 2 मिलने वाले हैं। चलो 2 जीरोस मिल गए, 2 जीरोस को हम क्या नाम देंगे, तो 2 जीरोस को हम नाम देते थे, एक को देते थे अल्फा और एक को देते थे बीटा। तो यहाँ पे 2 आंसर मिल गए मुझे कि अल्फा और बीटा। अब मैं अल्फा और बीटा का कुछ रिलेशनशिप दिखाऊंगा, वो रिलेशनशिप आपको चेक करना है। तो अल्फा और बीटा क्या है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा करूंगा, मतलब कि 2 जीरोस का एडिशन करता हूं। जीरोस का एडिशन मतलब सम ऑफ जीरोस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a। एंड अगर मैं इसको अल्फा इंटू बीटा कहूंगा, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा और वो होगा c/a। तो यहाँ पे हमको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो 2 चीज़ हुई, मैंने सबसे पहला आपको क्या बोला गया कि ये चीज़ है, मतलब अल्फा एंड बीटा फाइंड करो, मतलब उसके जीरोस फाइंड करो, इक्वेशन को सॉल्व करो। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस लेने हैं, मतलब कि जो भी आंसर आए उसका एडिशन करो, और वो एडिशन इसके साथ मैच होना चाहिए। अब ये है क्या, मतलब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको वो कंपेयर करना है, और उसके साथ अगर रिलेशनशिप मतलब दोनों का आंसर मैच हो रहा है तो रिलेशन प्रूव हो गई, मतलब वेरीफाई हो गई, तो हमारा काम हो गया। तो क्वेश्चन क्या है और समझते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट में भी करना है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन में भी करना है, और वहाँ पे भी 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोस the polynomials, quadratic polynomials, and verify the relationships between the zeros and the coefficient। तो ये जो आपके पास a, b और c है ना, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, मतलब कि उसके साथ x के साथ में जो है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन समझेंगे, मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। तो मैंने स्टेप्स बता दिए आपको। स्टेप्स क्या करना है, सबसे पहले काम करना है अल्फा बीटा ढूंढना, उसके बाद हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a करेंगे, और जो जीरोस हमको मिले हैं वो जीरोस का मल्टीप्लाई भी करेंगे और एडिशन भी करेंगे। अगर दोनों का आंसर मैच हो गया तो हमारा काम हो गया, वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 2x - 8, मतलब कि यहाँ पे फैक्टर एजेंस भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि फैक्टर एजेंस के अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पीछे माइनस लिखा हुआ है, तो याद रखो जब आपको माइनस दिखता है ना यहाँ पे, तो आपको सब्सट्रैक्शन करके आंसर लाना होता है। आगे तो कुछ है नहीं, उसको 1 कहेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -8 × 1 दैट इज -8, मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ -8 × 1 का, उसका आंसर आता है -8। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो अब क्वेश्चन में हो रहा है -8 को ऐसे डिवाइड करना है जिससे आंसर आपका -2 आए। अब कौन से टेबल में 8 आता है, तो आता है 4 2 8, मतलब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज -4 × 2, इसका मतलब ये हुआ -8 आंसर आएगा। प्लस मैं ये भी लिखूंगा कि -4 + 2 करते हैं तो -2 आंसर आ गया, मतलब ये मेरा वेरीफाई हो गया। मतलब कि बीच वाला जो अपने पास टर्म लिखा हुआ है ना, जैसे सेकंड टर्म को हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को स्प्लिट करने के, किस में स्प्लिट करेंगे भाई, तो x² में, मतलब कि पहला टर्म वैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पे हम पहला टर्म यहाँ पे लिखेंगे -4x, और दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, -4x + 2, मतलब कि मेरा आंसर आ गया -2x। तो मेरा यहाँ पे पहले तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, मतलब कि फैक्टराइजेशन हो गया। अब उसका लिखूंगा मैं -8, तो चलो -8 भी लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब कॉमन टर्म निकालते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x, और बचेगा x - 4। यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों टर्म में से जो कॉमन निकलता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, x - 4 निकाल दो। बाकी क्या बचा, तो बाकी ये बचता है कि x - 4 तो एक बार लिख देते हैं, बाकी बचता है यहाँ पे x और यहाँ पे बचता है 2।
अब इस इक्वल टू जीरो ले लो, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू होना ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, क्या से और क्या से हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड द सेकंड वन इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे और -4 है। अब इक्वल टू के दूसरी साइड जब भी जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। दिमाग में ये याद रखो, माइनस नहीं करते हैं, उसको करते हैं साइन चेंज, मतलब जो भी साइन है ना उसको चेंज कर दो। माइनस प्लस के चक्कर में पड़ोगे ना, कहीं घूम हो जाओगे, तो इससे अच्छा है -4 को सामने ले जाओ। दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड द सेकंड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। मेरे को दो आंसर मिल गए। सबसे पहली काम हमारा क्या था, अल्फा और बीटा फाइंड करना। मैं इसको अल्फा कह देता हूँ, इसको बीटा कह देता हूँ, मेरा काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब कि उसको कंपेयर करना है किसके साथ, तो हमारे मेन इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे मेरी इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर है -2x और -8 है इज इक्वल टू जीरो है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो a की जगह पे मुझे 1 दिखा तो मैं 1 लिखूंगा, b की जगह पे मुझे -2 दिखा, मैं -2 लिखूंगा। उसके बाद मेरे को c इज इक्वल टू -8 दिखा, मैं -8 लिखूंगा। अब क्या करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पहले लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a। माइनस बी मतलब क्या है, माइनस तो रहेगा ही। बी की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, बी की वैल्यू मुझे मिली थी -2, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट इज अ -2 एंड द सेकंड हम क्या करेंगे, ए पुट करेंगे। ए का मतलब है 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज अ 2। यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आंसर मेरा 2 मिला। देखो एक तो मिल गया। अब मुझे यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू मुझे मिली है 4 और बीटा मुझे मिला है -2। अगर उसका आंसर भी 2 आता है तो ये दोनों सेम हो गए, मतलब 1 और इक्वल टू 2। ये फर्स्ट जो है वो वेरीफाई हो गया, मतलब कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, दैट इज अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, c/a कहता है। c का मतलब क्या होता है, -8 और 8 का मतलब 1। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -8, तो व्हाट इज द आंसर, दैट इज -8। अगर मुझे -8 मिल गया है तो मैं अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। किसका किसका, तो अल्फा मेरे पास है कितना है, 4 है, और उसके साथ बीटा कितना है, दैट इज -2 है। व्हाट इज द आंसर, 4 2 8 और -8 आएगा। सो यहाँ पे भी ये दोनों आंसर वेरीफाई हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने जो स्टेप्स किए थे वो भी हो गए। देखो आप ध्यान से, सबसे पहली बात थी हमारी इक्वेशन में अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने का। हमने इक्वेशन सॉल्व की, उसको अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट किया। नेक्स्ट स्टेप, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का सम ऑफ जीरोस एडिशन करो, उसका आंसर आता है -b/a। हमने फाइंड आउट किया b/a। उसके बाद क्या किया, हमने प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा c/a और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो दैट इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। समझ में आया ही होगा ऐसा मैं मान लेता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मतलब कि यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि पावर 2 है। सबसे पहला स्टेप ही हमारा अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने का। लेट स्टार्ट। यहाँ पे 4 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आंसर आता है, 4 इंटू 1 आता है 4। मतलब कि 4 इंटू 1 का मतलब होता है 4, 4 1 जा 4। अगर चलो 4 मिल गया, 4 को स्प्लिट करो, आंसर -4 होना चाहिए। चलो भाई पीछे क्या है, पीछे सम है, मतलब कि यहाँ पे प्लस की साइन है, मतलब हमको सम करना है और पॉजिटिवली करना है। मतलब प्लस की साइन है तो आंसर सम करना है, मतलब एडिशन करके ही आंसर आना चाहिए, कहीं पे भी सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 को हमें डिवाइड करो, कौन से टेबल में आता है 4, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 क्या होता है 4 होता है। तो मेरा काम हो गया। -2 एंड -2 इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 4 एंड -2 करता हूँ तो -4 आंसर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले 4s स्क्वायर -2s और प्लस 1। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था आपको इक्वेशन के अंदर कि इक्वेशन कोई भी हो सकती है, x के वेरिएबल में भी हो सकती है, यहाँ पे s के वेरिएबल में, दैट डजंट मैटर। कोई भी इक्वेशन में हमारा काम होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि यहाँ पे कॉमन कुछ निकल सकता है, दैट इज व्हाट इज द टर्म ऑफ कॉमन, दैट इज 2s। यहाँ पे 2 और s कॉमन निकल सकता है, बीच में निकलेगा 2s - 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, बट याद रखो जब कुछ कॉमन ना निकले ना तो 1 कॉमन निकल सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2s - 1। माइनस क्यों आया भाई, अगर बाहर माइनस की साइन है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम ये बात याद नहीं रख सकते तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे दो मुझे टर्म सेम मिल गए, दैट इज 2s - 1 और ये 2s - 1। ओ बाप रे, ये तो दोनों क्वेश्चन सेम ही आए, मतलब दोनों के आंसर सेम आएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास 2 आंसर है। पावर अगर 2 है तो आंसर 2 आने चाहिए, वो चाहे सेम आए चाहे डिफरेंट आए, दैट डजंट मैटर।
तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे अब, और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और दूसरा लेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 2s की वैल्यू हमारे पास 1, और यहाँ पे भी 2s की वैल्यू 1, s इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज s इज इक्वल टू 1/2, दैट इज अ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये मुझे अल्फा मिल गया, ये मुझे बीटा मिल गया, चाहे आपको जो करना है करो, मुझे अल्फा और बीटा मिल गया ऐसा नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ और ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे s है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं as² प्लस bs प्लस c, क्योंकि हमारा टर्म किस में है, s में है, तो हम s में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी इक्वेशन किस में है। तो कंपेयर क्या करना है, a की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी, b की वैल्यू मुझे -4 मिलेगी, कितना मिलेगी, -4, और c की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। अब क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब सिंपल मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में लिखा है अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a, मतलब कि वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। -b का मतलब क्या होता है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पता है, माइनस लिखूंगा, -4 लिखूंगा, डिवाइड बाय क्या करूंगा, 4 करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 दैट इज आंसर 1। बट अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि दोनों का आंसर एडिशन में प्लस आता है कि नहीं। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा है तो वो मुझे मिले हुए हैं, वो है मेरे पास 1/2 और 1/2 जो यहाँ से मिले हुए हैं, तो मैं 1/2 ऐड करूँगा, 2/2 दैट इज़ 1। अगर ये भी सही है और ये भी सही है तो मुझे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। तो चलो अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लेते हैं और c/a का भी कैप्चर खत्म करते हैं। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर 1 1 होगा और नीचे 2 2 2 2 जा 4, दैट इज द आंसर इज सेम। मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर आवर क्वेश्चंस। अवर हर क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मतलब ए बी सी और जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा, दोनों का रिलेशनशिप अपने को चेक करना था, हमने कर लिया। बाकी के क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बट याद रखना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप खुद भी कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस तो वीडियो है ही हमारे पास, तो वीडियोस को देखो और एंजॉय करो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो देखते हैं। देखो क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है, मुझे तो सबसे पहले यही दिखता है कि ऑर्डर है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c में दिखता हूँ, मतलब पहले x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि उसको चेक करो। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई। क्यों? क्योंकि उसको अरेंजमेंट करना है। अगर क्वेश्चन में अरेंजमेंट आपने कर दी तो आपका काम हो गया। तो दैट्स इट। यहाँ पे चलो सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं, मतलब कि 7x को पहले ला देते हैं और 3 बाद में ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अब फैक्टराइजेशन की। आपके सबको पता है कि क्या करना है, स्टेप्स हमारे पास है, स्टेप्स अपने को पता है। तो स्टेप्स के बाद क्या है देखना है, क्या करना है। चलो फटाफट स्टार्ट कर दो। अगर मेरे साथ साथ कर रहे हो तो नोट पेन ले लो और फटाफट स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू 3 होगा, दैट इज 6 3 18। 18 को ऐसे डिवाइड करो, पीछे क्या है भाई माइनस, मतलब कि मुझे माइनस करके आंसर आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करके आंसर आना चाहिए। दैट इज अवर कंसेप्ट। मतलब 18 को ऐसे डिवाइड करो जिसे सब्सट्रैक्शन हो और आंसर 7 आए। तो 18 किसके टेबल में आता है, 9 2 आता है ना टेबल, 9 2 और 2 9 दोनों कर सकते हो आप। तो 9 2 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो हमारा काम हो जाता है 9 2 18 हो जाता है और -9 + 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाता है 7। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दोनों को स्प्लिट कर दो। यहाँ पे लिखा है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब प्लस माइनस किसको रखना है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसको मिडल वाली साइन रखनी है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ऊपर जो है -7 है। क्यों? इसका मतलब है कि जो मिडल टर्म है उसकी साइन सबसे बड़े नंबर पे आएगी। आप चाहे 2 पहले लिखो या 9 बाद में लिखो, दैट डजंट मैटर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बड़ा नंबर है ना उसका जो साइन है वो कौन सा आएगा, मिडल टर्म वाला आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 3x। तो मतलब यहाँ पे 3 2 क्या होगा 6 और x भी है हमारे पास, और 3 3 9 और x तो वैसे भी बाहर है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 1 ले लेंगे। हमने अभी डिस्कशन किया कि बीच कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 0।
अब इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 ले लो, बात खत्म हो गई। इक्वेशन 2 बार रिपीट हो गया, हमारा बस को बाहर निकालना ज़रूरी हो गया। यहाँ पे 3x + 1 ले लो और इज इक्वल टू 0 ले लो। अब इन दोनों के रिकवरिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि अल्फा और बीटा ढूंढना, मतलब कि दो जीरोस फाइंड करना। तो लेट्स सी 2x - 3 इज इक्वल टू 0 ले लो और 3x + 1 इज इक्वल टू 0 ले लो। यहाँ पे 3x की वैल्यू माइनस होना आएगी। मैंने फिर से, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि अगर इक्वल टू के बाहर हम कहीं पे भी सामने की साइड दूसरी साइड जाते हैं तो हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे भी हम साइन चेंज करेंगे। 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये मेरा अल्फा और बीटा मिल गया। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे माइनस ओ शिट, यहाँ पे तो 1/3 होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो हमारे लिए बीटा हो गया -1/3। मैं फिर से लिख देता हूँ, तो गलती हो जाती है तो चेक करने का, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है वो अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा मिल गया। चलो बात करते हैं अल्फा एंड बीटा की, मतलब कि दोनों का एडिशन। अल्फा बीटा क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। तो मेरा काम एक तो रह गया, कौन सा रह गया? अरे बाप रे, मुझे तो यहाँ पे क्या करना था? ax² + bx + c को कंपेयर करना था। तो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। 6x² - 7x और -3 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू मेरे पास 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। अभी मेरे पास तीनों के तीनों वैल्यूज है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ले लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a। b की वैल्यू क्या है? -7। a की वैल्यू क्या है? 6। आंसर क्या आएगा? 7/6। पहला काम हो गया। बट दूसरा काम तो बाकी है ना हमारा। दूसरा काम कौन सा है? दूसरा काम है हमारा इन दोनों का एडिशन करना, क्योंकि एक आंसर तो मुझे मिल गया, तो मैं अल्फा प्लस बीटा दोनों का एडिशन करूंगा। मेरा एक आंसर है 3/2 और दूसरा है -1/3। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा। 3 3 ज़ा 9 होगा और 2 1 ज़ा 2 होगा, नीचे आएगा 6। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 7/6 दैट इज़ माई आंसर। मतलब दोनों वेरीफाई हो गए और दैट इज़ द गुड थिंग्स। ये अच्छी बात है, क्योंकि दोनों वेरीफाई हो गए तो हमारा काम हो गया। चलो बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो इसका मतलब है कि c/a करना है। c/a की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और c मेरे पास है -3। चलो तो मैं -3 यहाँ पे रख रहा हूँ। a क्या है? a की वैल्यू है 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होगा, मतलब -1/2। दैट इज़ माई आंसर। अब मुझे यही अल्फा जो प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और अल्फा इंटू बीटा कर दूंगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3/2 एंड द सेकंड आंसर इज -1/3। अगर मैं 3 3 कैंसिल करता हूँ तो -1/2 दैट इज माई आंसर, और मुझे ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब मेरा आंसर आ रहा है। और यहाँ पे रिलेशन भी और कोएफिशिएंट भी दोनों वेरीफाई हो गए हैं, तो अपना काम हो गया। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे 4u² + 8u। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसका फैक्टराइजेशन करना है तो इसके फैक्टर इस तरीके से नहीं होंगे भाई, क्योंकि इसको 0 कर देना है। अगर इसको मैं 0 करता हूँ ना तो ये वाला कॉमन निकल जाता है। क्या टर्म कॉमन निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में कॉमन निकलता है 4 एंड u। बाकी क्या बचता है? u + 4 2 ज़ा 8 एंड दैट इज़ 0। अगर मैं 4u के 0 ले लेता हूँ तो u की वैल्यू 0 मिल जाती है और u + 2 की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। तो u मेरे पास होगा -2, क्योंकि वो = के सामने जाएगा। अगर = के सामने जाता है तो साइन चेंज करना मत भूलना, और u = 0। अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ है, u = 0 एंड u = -2, अगर मेरे पास दो वैल्यू है तो इसको मैं अल्फ़ा और इसको बीटा बोल सकता हूँ। बट इसको भी तो मुझे कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4u + 8u = 0। अब मैंने बताया था कि मैं ax² + bx + c, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट x की जगह पे u वेरिएबल है तो हम u लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। au² + bu + c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, b की वैल्यू मुझे मिलेगी 8 और c की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो यहाँ पे अगर कोई टर्म नहीं है तो हम इसको 0 लिखेंगे, तो दैट इज अवर प्लस पॉइंट। अगर हमारे पास नहीं है तो टर्म 0 होना चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते या 1 लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना ज़रूरी है। चलो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की। हमारे पास -b/a की वैल्यू -8 और अपॉन a की वैल्यू 4। 4 2 ज़ा 8 मतलब -2। मेरा एक आंसर मिला, तो आपको दूसरा आंसर भी मिलना चाहिए ना भाई। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि इन दोनों का एडिशन करो।
एक मेरे पास है 0 और दूसरा है -2, इन दोनों का भी आंसर -2 आ गया। तो मेरा काम हो गया। क्यों हो गया भाई? अल्फा प्लस बीटा दैट इज -2, दोनों का वेरीफाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमें अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा है दैट इज अ c/a। c/a की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 0। चलो अच्छी बात है, 0 हो गया और नीचे हो गया 4। अब नीचे कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो आंसर 0 आएगा। दैट्स वाई माई आंसर विल बी 0। अब मैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मेरा अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा मेरा है 0 और बीटा है मेरे पास -2। 0 और -2 का आंसर मैं करता हूँ तो आंसर 0 आएगा। और वो वैल्यू कहाँ से आई? वो वैल्यू यहाँ से आई भाई। तुमको अगर नहीं पता चल रहा तो तुम यहाँ से चेक करो और उसको वैल्यू पुट करो और आंसर 0 लाओ। दैट्स इट। यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया और मेरा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। चलो 5 पे बात करते हैं हम। t², जहाँ पे लिखा हुआ है t² -15। देखो हर बार क्वेश्चन में कुछ नया नया ला रहे हैं ये लोग, तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको बता देंगे कि भाई हमको भी आता है। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। t² -15 इज इक्वल टू, पहले हम 0 ले लेते हैं। अगर इसको फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन बहुत इजी तरीके से होगा, बट इसको डायरेक्ट सामने ले लो ना, अपना काम बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे -15 जो +15 हो जाएगा और t जो है ना उसको प्लस और माइनस √50 में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे t की वैल्यू 2 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? एक प्लस और माइनस, दैट इज √15। तो एक की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू मैं अगर लेता हूँ तो √15 आएगा और बीटा की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो -15 आएगा। मतलब एक प्लस और एक माइनस, दो वैल्यू मैंने ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? इसको कंपेयर करवाना। t² -15 इज इक्वल टू 0 लो तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा at² bt प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब अब मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी है किसमें? t के फॉर्म में। भाई क्यों लिख रही हो? क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे t है, तो मुझे t है तो t के इक्वेशन में लिखना पड़ेगा ना, तो कंपेरिजन ईजी रहता है। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी, b वाला टर्म है नहीं और c वाला है -15, तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। चलो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की। वो मेरे पास इक्वेशन है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की बात जब करते हैं ना तो इजी हो जाता है -b/a करना। -b मतलब यहाँ पे 0 है और डिवाइड बाय 1 है। किसी का आगे भी ये आंसर है, 0 से मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आंसर 0 आ जाता है। बट एक चीज़ और रह गई, मेरा अल्फा और बीटा फाइंड आउट किया हुआ है। कहाँ पे अभी? ये रहा अल्फा एंड बीटा। तो चलो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसको ऐड करने की। एक बार √15 है और एक बार दूसरा माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर 0 आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि c/a की। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -15 और नीचे a की वैल्यू है मेरे पास 1। सो व्हाट इज माय आंसर? दैट इज -15। अगर मुझे आंसर -15 मिल गया तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे आंसर मिलना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। चलो तो बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ला दो। √15 को ला दो एंड द नेक्स्ट दैट इज -√15। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स। तो लेट्स √15 एंड √15 उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई? चलो भाई रूट निकल जाते हैं, तो रूट निकाल देते हैं और आंसर आ जाता है 15। बट माइनस की साइन तो आएगी क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर आ गया माइनस। अब ये भी वेरीफाई हो गया, तो ये दोनों का वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। वेरिफिकेशन कंप्लीट, हमारा काम खत्म। तो रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत पुराना है। 3x² - x - 4। आप छोटे थे तब आपने ये क्वेश्चन 100% सॉल्व की होगी, बट अभी भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। चलो हम बात याद दिला देते हैं आपको। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 3 12, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। हमारे फैक्टराइजेशन वैसे भी हो गई, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो माइनस है, माइनस में माइनस करके ही आंसर लाने का, सब्सट्रैक्शन करके ही आंसर लाने का। यहाँ की -4 + 3 कर दो, दैट इज आंसर इज -1। यहाँ पे दो टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये बोला, बड़ा नंबर है ना उसका साइन मिडल टर्म का होता है, मिडल टर्म का साइन यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम -4 लिखेंगे। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है? इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है x, तो बचेगा क्या? 3x - 4। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, तो 1, कुछ भी नहीं मतलब का 1 निकलेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों मेरे एक क्वेश्चन में आ गए, मतलब कॉमन टर्म में निकल गए, और बाकी का बचा मेरा x और यहाँ पे बचा +1 एंड वी गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है? अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है ना। चलो ठीक है, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 ले लो और x + 1 इज इक्वल टू 0 लो। इसको सामने ले जाओ, इसको भी सामने ले जाओ।
3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4/3 होगा। दैट इज माई आंसर। तो x मिल गया मुझे, उसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। चलो अच्छी बात है, x को सामने ले जाओ, 1 को सामने ले जाओ, कोई किसी को भी सामने ले जाओ, अपना साइन चेंज होना चाहिए, अपना साइन चेंज होना मांगता है। मतलब प्लस की जगह पे हम -1 लिख देंगे, तो ये हो गया -1, ये हो गया हमारा बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा करने के लिए क्या है, -b/a। तो भाई सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा, मतलब कि 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 ले लो, उसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर दो। व्हाट इज माय इक्वेशन? यहाँ पे सबसे पहले हमने वही समझा कि इक्वेशन लिखना है। कौन सी इक्वेशन? ax² + bx + c। तो कोई बात नहीं, चलो इन दोनों को इक्वल कर दो। a इज इक्वल टू 3 हो गया, b को इक्वल कर दो, b इज इक्वल टू -1 हो गया, और c को इक्वल कर दो, दैट इज -4 हो गया। तीन चीज़ें मुझे मिल गई। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में पहले ही लिख दूंगा। b की वैल्यू है मेरे पास -1, दैट्स वाई आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ -1, और a की वैल्यू मेरे पास है 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/3, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो दैट इज माई आंसर 1/3। अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी करूँगा, मतलब कि ये दोनों जीरोस हैं मेरे पास, उसकी वैल्यू भी पुट करूँगा, तो मेरे पास 4/3 आएगा और -1 आएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 3 है तो 3 को एलसीएम ले लो, मतलब कि डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे डिनोमीटर में 3 आ गया, ऊपर लिख दो 4 - 3, दैट इज आंसर 1/3। ये मेरा आंसर और ये मेरा आंसर, दोनों कंपेयर हो गए, दैट्स माय आंसर। अब मुझे प्लस तो मिल गया, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का टाइम बचा है। अल्फा इंटू बीटा कर देता हूँ मैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a। c/a की वैल्यू क्या है भाई? c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब इसको मुझे यहाँ पे भी कंपेयर करना है ना, तो दूसरी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा यहाँ पे ले लो, बीटा भी यहाँ पे ले लो, दोनों की वैल्यू ले लो, 4/3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज -4/3। दिस आंसर एंड दिस आंसर आर द सेम, सो वी कैन से यस, हमारा रिलेशनशिप कंप्लीट है और वो वेरीफाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 6 हमने किए और वो सारे के सारे अच्छे थे। अगर आपको आ गया है तो फिर से एक बार रिवीजन कर दो और नोट पेन लेके उसको छाप दो। अगर छाप दिया और कंप्लीट हो गया ना, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स कभी रटा नहीं जाता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक बार रिवीजन कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका।